के लिए हम जब अपनी क्लास बनाते हैं तो इस क्लास के अंदर हम तीन टाइप के मेथड बना सकते हैं। पहला इंस्टेंस मेथड, दूसरा क्लास मेथड और तीसरा होता है हमारा स्टैटिक मेथड। कब कौन सा मेथड बनाना चाहिए इसके बारे में बताया था, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आप अपनी क्लास में इंस्टेंस मेथड तब बनाते हैं जब आप मेथड के अंदर जो लॉजिक लिखने जा रहे हैं वो लॉजिक इंस्टेंस डेटा मेंबर पे डिपेंड करता है। जैसे अकाउंट वाला एग्जाम्पल लें, बैंक अकाउंट वाला। अकाउंट वाले एग्जाम्पल में आपका इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का बैलेंस है, तो बैलेंस और अकाउंट नंबर को हमने इंस्टेंस डेटा मेंबर माना था। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगा, इंस्टेंस मेथड का यूज करूंगा। ठीक है। तो जब भी मुझे इंस्टेंस मेथड बनाना होता है तो मैं ये सोचकर बनाता हूँ कि मुझे इसके अंदर जो लॉजिक लिखना है वो लॉजिक इंस्टेंस डेटा मेंबर पे काम करेगा। ठीक है। क्लास मेथड हम तब बनाते हैं जब कोई भी लॉजिक जो मैं लिख रहा हूँ वो लॉजिक क्लास डेटा पर हमारा काम करता है। तो उसके लिए बनाता हूं मैं क्लास मेथड। अब स्टैटिक मेथड, जब हमारा लॉजिक जो भी हम लिख रहे हैं वो इंस्टेंस और क्लास दोनों पे डिपेंड नहीं करता, इंस्टेंस और क्लास डेटा दोनों पे ही डिपेंड नहीं करता है, तो फिर हम उस केस में जो मेथड बनाते हैं वो बनाते हैं यहाँ पर हम अपना स्टैटिक मेथड। कब बनाएं इंस्टेंस डेटा मेंबर और कब बनाएं क्लास डेटा मेंबर, उसके एग्जाम्पल मैंने दिए थे। अगर कोई भी डेटा मेंबर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जा रहा है तो वो इंस्टेंस डेटा मेंबर है। जैसे अगर आपसे कहा जाए एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अब मुझे स्टूडेंट्स को ऑटोमेट करना है तो मुझे रोल नंबर डेटा मेंबर बनाना है। तो रोल नंबर डेटा मेंबर मुझे कैसा बनाना चाहिए, इंस्टेंस डेटा मेंबर बनाना चाहिए, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट का अपना अपना रोल नंबर होगा। ठीक है। अब मुझे एक डेटा मेंबर बनाना है यूनिवर्सिटी नेम। अब सारे स्टूडेंट एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उसके लिए अलग अलग कॉपी बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो जो यूनिवर्सिटी नेम नाम का डेटा मेंबर आप बना रहे हैं वो कैसा बनाए आप, क्लास डेटा मेंबर बनाए। तो इस तरह से अगर कोई भी डेटा मेंबर सारे ऑब्जेक्ट के लिए शेयर करना है तो उसे हम बनाते हैं क्लास डेटा मेंबर। और अगर कोई डेटा मेंबर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए ही काम करेगा तो उसके लिए हम बनाते हैं इंस्टेंस डेटा मेंबर। चलिए। तो उसके बाद अच्छा एक और पढ़ा था हमने, कंस्ट्रक्टर। क्या करता है कंस्ट्रक्टर, क्या काम है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। इसका मतलब होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्ट बनते ही उसमें कुछ डेटा मेंबर्स ऐड करने हैं, इंस्टेंस डेटा मेंबर ऐड करने हैं, तो कंस्ट्रक्टर से इस काम को आप करा सकते हैं। ठीक है। और इसका नाम होता है इनिट, जिसके अगर हम पूरा नाम लें तो डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर इसका नाम पूरा होता है। कब चलता है कंस्ट्रक्टर, जब भी क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट पे कंस्ट्रक्टर एक एक बार आपका चलाया जाता है। चलो, तो मैंने अपनी तरफ से रिवाइज कर दिया। स्टिल कोई क्वेश्चन किसी का है, कुछ पूछना चाहते हैं तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। बंद करना फैन के लिए दोनों। हम्म।
कोई भी क्वेश्चन किसी का? स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, मुझे सिस्टम का टाइम फैच करके प्रिंट करना है, तो उसमें मुझे कोई डेटा मेंबर यूज नहीं करना है, सिस्टम का टाइम फैच करना है, स्टैटिक मेथड बनाकर फैच करके दे सकते हैं। या कोई ऐसा काम जो मैं करना चाहता हूँ और मैं खुद अपना डेटा पास करूंगा, लाइक जब कॉल करूंगा मेथड को तो खुद ही डेटा पास कर दूंगा, तो एज आर्गुमेंट में पास कर दूंगा, वो काम कर देगा हमारा, तो उस केस में स्टैटिक मेथड यूज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। ये टॉपिक सबसे आसान टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ठीक है, नाम है इसका इनहेरिटेंस। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझते हैं। इंटरव्यू के अंदर भी काफी पूछा जाता है ना, और आसान भी है। मान लीजिए कोई भी एक पर्सन है, इस पर्सन के पास इसका 2 BHK का एक फ्लैट है, और इसके पास एक कार है। अब ये दूसरा पर्सन है, दूसरा पर्सन ये चाहता है कि ये कार और ये घर इसके यूज में आ जाए, और लीगल मैनर में यूज करे, है इलीगल मैनर में नहीं, चोरी नहीं करनी है ना, लीगल मैनर में कानूनन ये इसके पास आ जाए। तो ऐसा तभी हो सकता है भाई कि जब ये पेरेंट हो और ये क्या हो, इसका चाइल्ड हो। नहीं तो फिर तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि कमाया उसने यूज मैं करूं। सब पेरेंट चाइल्ड में ही ये चलता है, कमाया अमिताभ बच्चन ने, यूज अभिषेक बच्चन कर रहे हैं, वरना बेचारे की जिंदगी कहाँ कट रही होती। तो अब अगर हम इसी बात को अप्लाई करके देखें पाइथन प्रोग्रामिंग में, तो हमारे पास कोई भी क्लास है ए, और इस क्लास में मान लीजिए मैंने कोई मेथड बनाया M1, एक मेथड बनाया M2, और ये क्लास हमारी फर्स्ट क्लास काम कर रही थी। अब मैंने एक क्लास और कभी बनाई फ्यूचर में बी, मैं चाहता हूँ बी क्लास में वो मेथड तो आ ही जाएं जो पहले मैंने कभी क्लास ए में बनाए थे, M1 M2 प्लस बी में अपने और मेथड भी मैं M3 M4 रखूँ। तो पाइथन में इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी एग्जिस्टिंग क्लास के मेथड को एक नई क्लास में यूज कर पाए, आपको उन्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इनहेरिटेंस प्रोसेस। ठीक है, और जिस क्लास ने यूज करे हैं उसको हम बोलते हैं चाइल्ड क्लास, और जिस क्लास के यूज करे हैं उसको हम बोलते हैं पेरेंट क्लास। तो अब बताओ, चाइल्ड और पेरेंट में पहले कौन एग्जिस्ट करेगा, पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड। तो जो एग्जिस्ट करने वाली क्लास है वो पेरेंट क्लास, और जो अभी नई बनी है उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं। अब इतनी बातों को शब्दों में लिख लेना है। कोई आपसे पूछे भाई इनहेरिटेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? इट इज अ टेक्निक that enables the usability of members of an existing class
into a newly created, एक टेक्निक है जो इनेबल करती है रियूजेबिलिटी के लिए। किसकी रियूजेबिलिटी करती है? मेंबर्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। मेंबर्स में दोनों चीजें आ गई, मेथड भी आ गए और डेटा मेंबर भी आ गए, दोनों चीजें आ गई। ठीक है, ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास, किसमें? इनटू ए न्यूली क्रिएटेड क्लास। एग्जिस्टिंग क्लास इज नोन एज पेरेंट, सुपर या बेस क्लास। एंड न्यूली created class is known as child, sub या derived। तो जो पहले से क्लास मौजूद थी उसको हम पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास के नाम से जानते हैं। और जो भी हमने नई क्लास बनानी है उसको हम चाइल्ड क्लास, सब क्लास या डिराइव्ड क्लास के नाम से जानेंगे। अब इनहेरिटेंस के फर्दर टाइप होते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैं पहले लिख देता हूँ, एक एक करके अलग अलग प्रोग्राम से समझेंगे। एक है सिंगल लेबल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टी लेबल इनहेरिटेंस, एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, एक होता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। तो पांच तरह के हमारे इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं। तो कई बार इंटरव्यू के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनहेरिटेंस क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है। या ऐसे पूछ सकते हैं कि मल्टी लेवल और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है, या हायरार्किकल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं और इसके फायदे क्या होते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाई इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, एज फ्रेशर लेवल सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर। ठीक है, अब एक एक करके हम इनको कोड में कैसे करते हैं उसको समझते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम कर दिया टेलीफोन। थोड़ा सा एक फन ऐड कर देते हैं। पुराने जमाने में टेलीफोन हुआ करते थे, टेलीफोन नाम की हमने एक क्लास बना। अब टेलीफोन क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया, मेक कॉल, कॉल करने के लिए। टेलीफोन से कॉल कर सकते थे हम, इसमें कोई लॉजिक नहीं लिखना, बस सिंपल एक प्रिंट मैसेज डाल दिया समझाने के लिए। अब ये टेलीफोन क्लास फर्स्ट क्लास हमारी चल रही है, इसका हम यूज कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इसका, इस पे मेथड कॉल कर रहे हैं और ये फर्स्ट क्लास टेलीफोन क्लास हमारी चल रही है बिना किसी प्रॉब्लम के। फिर कभी फ्यूचर में हमें लगा कि भाई हमें एक और क्लास बनानी चाहिए जिसका नाम रखेंगे हम मोबाइल। अब जब मैं मोबाइल क्लास बना रहा हूँ तो मुझसे कहा गया मोबाइल क्लास में आपको दो काम करने हैं। पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है कि इससे भी कॉल करवानी है और इससे मैसेज भी करवाने। तो अब मैंने कहा चलो मैसेज वाला काम तो मैं कर देता हूँ इससे। मैसेज नाम का मेथड मैंने इसके अंदर लिख दिया। लेकिन मैंने सोचा यार कॉल करने का कोड तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है,
टेलीफोन क्लास कभी बनाई थी मैंने पास्ट में, तो अब मैं दोबारा दोबारा क्यों लिखूं? तो मैंने नहीं लिखा। लेकिन जब आप अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लीजिए मोबाइल क्लास का, और इस ऑब्जेक्ट पर आप मैसेज मेथड कॉल करेंगे तो ये चल जाएगा। लेकिन अगर आप इस मोबाइल से कॉल कराना चाहें तो क्या लगता है, कल जितना पढ़ाया था उसके हिसाब से किसी भी क्लास के मेथड को चलाने के लिए हमें उसी ही क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऐसा तो है नहीं किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट लगा दोगे आप, तो एरर आनी चाहिए फिर। एरर आ गई, मोबाइल के पास कॉल करने का फीचर नहीं है। अब या तो मेरे पास एक रास्ता है कि मैं उस मेथड को यहाँ डिफाइन कर दूं, एक रास्ता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या कहता है, किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास के मेथड को एक दूसरी क्लास में अवेलेबल करा देना, काइंड ऑफ कॉपी करके उसमें दे देना। तो कैसे करेंगे इनहेरिटेंस? मोबाइल क्लास के आगे ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट में उस एग्जिस्टिंग क्लास का नाम लिख देंगे जिसके मेथड्स को आप यूज करना चाहते हैं मोबाइल क्लास में। क्या नाम है उसका? टेली। अब टेलीफोन क्लास में अभी हमारा एक ही मेथड, मान लीजिए टेलीफोन क्लास में 4 मेथड होते, 40 मेथड होते, तो वो 40 के 40 मेथड मोबाइल क्लास में मान के चलो कॉपी हो गए। और इसका मतलब ये है कि अब मोबाइल क्लास के ऑब्जेक्ट पर वो सारे मेथड कॉल हो सकते हैं जो टेलीफोन क्लास के अंदर। ठीक है, अब चलें तो चलिए, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। किसी एक क्लास में मैंने कभी पास्ट में मेथड डिफाइन करे थे, एफर्ट लगाए थे। अब कभी फ्यूचर में एक मैं नई क्लास बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ वो सारे मेथड मुझे एज इट इज मिल जाएं, तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट उस क्लास को जिसमें पहले आपने मेथड बनाए थे क्या बना लें, अपनी पेरेंट क्लास बना लें। ऐसे इनहेरिटेंस को हम सिंगल लेबल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसमें हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि टेलीफोन का भी कोई पेरेंट क्लास है या नहीं, या टेलीफोन के और भी चाइल्ड क्लास हैं कि नहीं, मोबाइल एक चाइल्ड हो गया, और भी चाइल्ड क्लास हैं कि नहीं, या मोबाइल के आगे क्या हुआ, मोबाइल के आगे चाइल्ड हुआ कि नहीं, हमें इन बातों से मतलब नहीं है। सिंगल लेबल का मतलब है हमें एक ही पेरेंट और एक ही चाइल्ड पर फोकस करना है। हमें बाकी और क्या हुआ हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंगल लेबल इनहेरिटेंस एक पेरेंट और उसके एक चाइल्ड को फोकस करके बनाया जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल इसलिए किसका हो गया, सिंगल लेबल इनहेरिटेंस का। अब आगे देखते हैं। इस बार टेलीफोन बनाया हमने, मोबाइल बनाया। अब हमने कहा समय के साथ चीजें बदल रहे हैं, ये दो तो हो चुके थे पहले ही, अब एक क्लास और बनाएंगे और उसका नाम कर दे स्मार्ट। स्मार्टफोन से भी कॉल कर सकते हैं, स्मार्टफोन से मैसेज भी कर सकते हैं। स्मार्टफोन में ऐप डाउनलोड करने का फीचर आता है जो नॉर्मल मोबाइल में नहीं आता है। नॉर्मल मोबाइल में तो क्या है, जितनी पहले से फीचर पड़े हुए बस उतने ही चला लो, कैलकुलेटर, कैलेंडर, गेम, बस 4-6 चीजें हैं। और अब तो क्या है, अब तो कोई भी ऐप डाउनलोड करो स्मार्टफोन में आ जाती है। टच स्क्रीन का फीचर है स्मार्टफोन में, है ना। तो स्मार्टफोन को स्मार्ट बनाने के कई सारे फीचर हैं, उनमें से किसी एक को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि मैसेज और कॉल करने का हमें लिखना ना पड़े। तो अब ये बताओ, मैं इसकी पेरेंट क्लास कैसे बनाऊं, टेलीफोन को बनाऊं या मोबाइल को बनाऊं? अगर मैं इसकी पेरेंट टेलीफोन को बना दूंगा तो सिर्फ कॉल करने का फीचर आ पाएगा। लेकिन अगर मैं इसका पेरेंट मोबाइल बना दूं तो यहाँ पर मोबाइल क्लास में जितने भी मेथड हैं वो सब इनहेरिट हो जाएंगे स्मार्टफोन में। अब मोबाइल क्लास में कितने मेथड हैं, जो उसने अपने बनाए हैं वो, प्लस उसने जो भी इनहेरिट करे हैं अपने पेरेंट्स से वो। मतलब हरिवंश राय बच्चन ने जितना कमाया वो सब अमिताभ बच्चन के पास आ गया। अब अमिताभ बच्चन ने जो कमाया प्लस हरिवंश राय बच्चन का जो भी है वो सब किसको मिल रहा होगा, अभिषेक बच्चन को मिल रहा है। अब इन तीनों ने जितना कमाया अगली पीढ़ी को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पर हम पेरेंट ग्रांड पेरेंट वाला
कॉन्सेप्ट लेकर आ गए, है ना, दादाजी काइंड ऑफ। अब स्मार्टफोन के अंदर हमने कोई एक मेथड बना दिया, और मान लीजिए इसका नाम कर दिया मैंने यहाँ पर डाउनलोड ऐप, कुछ भी नाम दे दो, समझना है मैं कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ स्मार्टफोन क्लास का, इस ऑब्जेक्ट पर मुझे स्मार्टफोन के सारे मेथड मिलेंगे, प्लस मोबाइल तक जितने आ गए थे वो भी सब इसमें मिलेंगे। चेक डॉट मेक कॉल भी चलेगा, मैसेज वाला भी चलेगा, और डाउनलोड ऐप भी चलेगा। ऐसे इनहेरिटेंस को बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल। तो स्मार्टफोन की पेरेंट क्लास मोबाइल है, स्मार्टफोन की ग्रांड पेरेंट क्लास टेलीफोन भी है, या इनडायरेक्ट पेरेंट तो टेलीफोन भी है। इसे बोलते हैं मल्टी लेवल। कितने भी लेवल हो सकते थे आगे, है ना। तो इस तरह से ये। अब एक तीसरे टाइप का इनहेरिटेंस है। मान लीजिए जिस समय टेलीफोन का जमाना था, उसी जमाने में एक और डिवाइस यूज होती थी जिसका नाम था कैमरा। आज कैमरा नहीं है। आज कैमरा या तो फोटोशूट के लिए रह गया है, या फिर प्रोफेशनल में ही रह गया है ना। अब घरों में कैमरा कहाँ मिलता है, मोबाइल से ही सारा काम कैमरे वाला हो रहा है। और आदमी तो 50-50 हजार के मोबाइल ही इसलिए खरीद रहा है कैमरे का काम करे, वरना कॉल तो 1000 वाले से भी हो जाती है। तो अब अगर आपसे कहें कि कैमरा क्लास हुआ करती थी, तो कैमरा क्लास का काम था पिक्चर लेना। ठीक। ये दो बिल्कुल इंडिपेंडेंट बातें हुआ करती थी। अब किसी के दिमाग में आया कि मैं कोई ऐसी डिवाइस बना दूं जिसमें टेलीफोन वाला काम भी हो जाए, कैमरे वाला काम भी हो जाए, तो ये दोनों एक हो जाएंगे। तो क्या बनाया गया फिर? मोबाइल। अब जो मोबाइल बनाया गया, लेकिन सर इस बार इसमें दोनों के फीचर देने हैं, तो दोनों को क्या बनाना पड़ेगा अपना? पेरेंट। यानी कि एक क्लास एक से ज्यादा क्लास को पेरेंट अपना बना सकती है डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट दादाजी वाली नहीं, डायरेक्ट लेवल पर। यहाँ कर दिया मैंने टेलीफोन, और यहाँ कर दिया मैंने कैमरा। तो जब कोई भी क्लास एक से ज्यादा क्लास को पेरेंट बनाती है, तो इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, अलग अलग लेवल पर पेरेंट है। मल्टीपल, एक ही लेवल पर एक से ज्यादा पेरेंट का होना। मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मोबाइल में जो आप नया मेथड देना चाहते हो वो अपना दे दो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर दे दिया, मोबाइल में मैसेज करने का फीचर दे दिया। दिस इज मैसेज। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मोबाइल क्लास का, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेक कॉल, ऑब्जेक्ट डॉट पिक्चर, ऑब्जेक्ट डॉट मैसेज। अब आप मुझसे बोलोगे सर मैं मल्टीपल किए बिना ही इसका आंसर ला दूंगा। क्या करो, कैमरा का पेरेंट बना दो टेलीफोन, मोबाइल का पेरेंट बना दो कैमरा, तब भी तो हो ही जाएगा। तो बात आउटपुट लाने की नहीं हो रही है, बात हो रही है जैसा रियल लाइफ में होता है वैसा ही कोड में दिखाने की। अगर आप सिर्फ आउटपुट लाने के लिए कैमरा का पेरेंट टेलीफोन बना दें और कहें कि कैमरा का पेरेंट जब टेलीफोन हो जाएगा
तो कैमरे में पिक्चर वाला फीचर भी आ गया और कॉल वाला भी आ गया, और जब कैमरा कहीं जाएगा दोनों को लेकर जाएगा। आपकी बात सही है। रियल लाइफ में ये बताओ, क्या कभी ऐसा कैमरा आया है जिससे हम कॉल कर पाए? भाई रियल लाइफ में भी तो ऐसा कैमरा होना चाहिए। अगर आप कैमरा का पेरेंट टेलीफोन बनाओगे तो कैमरे में पिक्चर वाला फीचर भी आ गया, कॉल करने का भी फीचर आ गया। बट अगर हम देखें रियल लाइफ में ऐसा कैमरा है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसी भी असंभव काम को संभव करने का तरीका नहीं है। जो दुनिया में चीजें हैं उनको एज इट इज प्रोग्राम में दिखाने का तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए ये अलग अलग क्लास बनाकर मल्टीपल इनहेरिटेंसी इसके लिए बेस्ट सुटेबल हमारा रहेगा। ठीक है, चलो। अब जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट या एक एम्बिग्विटी आने के चांसेस रहते हैं। क्या वो एम्बिग्विटी, क्या वो चांसेस रहते हैं, उनको देखते हैं। मान लीजिए मैं सिंपल सी क्लास बनाता हूँ। एक क्लास बनाई मैंने ए। इस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड बनाया M1। यहाँ लिख दिया मैंने दिस इज M1 इन ए। अब एक क्लास बनाई आपने बी। इसके अंदर भी एक मेथड है, मान लीजिए M1। दिस इज M1 इन बी। अब ए और बी को आपस में कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, एक क्लास बनाई मैंने सी, और सी क्लास में इन दोनों को बना दिया पेरेंट, ए कॉमा। और सी क्लास में मैंने कुछ लिखा ही नहीं, खाली छोड़ दिया बस। अब लड़ाई हो गई कि जब इस ऑब्जेक्ट पर M1 मेथड कॉल करेंगे तो कौन सा चलेगा, क्योंकि देखो सी क्लास तो ये सोच रही थी कि मैं अपने दो पेरेंट बना लूं तो दोनों के मेथड मिल जाएंगे मुझे, इसका भी मिल जाएगा उसका भी मिल जाएगा। लेकिन कोइंसिडेंस ऐसा हो गया कि इन दोनों क्लास में सेम नेम का मेथड है। अब M1 मेथड ही क्लास सी में है और M1 मेथड ही क्लास बी में, सॉरी ए में है और बी में है। तो अब बताओ, जब सी ऑब्जेक्ट पर M1 मेथड चलेगा तो कौन सी वाली क्लास का चलेगा, ए का चलेगा या बी का चलेगा, क्योंकि दोनों से इनहेरिट हो रहा है हमारा। तो उस केस में एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है MRO। MRO का मतलब है मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। MRO मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर क्या करता है ये कहता है किसी भी मेथड का किस क्रम में रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन का मतलब है डेफिनेशन का चलना। कोई भी मेथड अगर एक से ज्यादा डेफिनेशन के साथ अवेलेबल है तो किस क्रम में हम उस डेफिनेशन को रन करें, उसको बोलते हैं एमआरओ। एमआरओ टेक्निक में सबसे पहले क्या करा जाता है, सबसे पहला क्रम होता है जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उस क्लास के अंदर जाके मेथड को चेक करेंगे। आपने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया है, सी का। तो सबसे पहले हम इस M1 मेथड को किस क्लास में चेक करेंगे, सी में। नहीं मिला। अगर मिल जाता तो आउटपुट आ जाता और पेरेंट से बात ही नहीं करते हैं। नहीं मिला। अब उसके बाद जाएंगे फर्स्ट पेरेंट के पास। फर्स्ट पेरेंट है ए। ए के पास गए, क्या ए के पास ये मेथड है, मिल गया, तो यही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आगे जितने भी पेरेंट है किसी के पास जाएंगे ही नहीं। अब इन केस मान लीजिए, अभी रन करा देते हैं। इन केस मान लीजिए क्लास ए के पास भी M1 मेथड नहीं होता, तो फिर क्या होता, ए के पेरेंट के पास जाते, अभी बी के पास नहीं जाना है। ए का कोई पेरेंट अगर है तो ए के पेरेंट के पास जाएंगे, फिर उसके पेरेंट यानी पूरी फैमिली ए की पहले खत्म करेंगे। जब कहीं नहीं मिलेगा तो जाएंगे अब सेकंड पेरेंट बी के पास, फिर बी की पूरी फैमिली
और सर वहां भी नहीं मिला तो सारे पेरेंट खत्म हो गए, तो फिर एरर दे देंगे कि कहीं है ही नहीं। तो इस ऑर्डर को बोलते हैं MRO, मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब मेथड कॉल किया जाता है और वो ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो मेथड कई क्लासेस में अवेलेबल है पेरेंट चाइल्ड में, तो इस क्रम में MRO पहले उन मेथड्स को सर्च करता है और जो पहले मिल जाता है वही आउटपुट में आपको दिखाई देगा, उसके आगे फिर सर्च नहीं। अब अगर ये बात समझ में आती है और ऐसी ही है, सोचो अगर मैं यहाँ पर बी लगा दूं और यहाँ पर ए लगा दूं, तो अब M1 मेथड किस क्लास का चल जाएगा? ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ग्राफिकली जब हम इनहेरिटेंस को दिखाते हैं तो उसमें किसी भी क्लास को एक बॉक्स से दिखाया जाता है। मान लीजिए कोई क्लास है ए और कोई क्लास है बी, और इनहेरिटेंस का सिंबल है एरो। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो पेरेंट से शुरू होती है और चाइल्ड पर खत्म होती है। तो एरो चाइल्ड की तरफ जाता है, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं पाइथन के अंदर। जावा में इसका उल्टा है, जावा में एरो पेरेंट की तरफ जाता है, शुरू होता है चाइल्ड से। तो हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन को डिस्कस करें। ठीक है, तो इस सिंबल का मतलब है ए पेरेंट क्लास है और बी हमारी चाइल्ड क्लास। ठीक है, समझ में आ गया। अब इमेजिन करिए हमारे पास ऐसा कोई इनहेरिटेंस है, ए बी और यहाँ पर लिख दिया मैंने सी। ए इनहेरिट हो रहा है बी में, बी इनहेरिट हो रहा है हमारा सी में। ठीक। एक और क्लास है हमारे पास, मान लीजिए इसका नाम है डी। अब डी क्लास भी इनहेरिट हो रही है किसमें? सी में। ठीक है? तो अब अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए ये देखो, ए बी और डी, ये कौन सा इनहेरिटेंस है? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जो कि सही बताया आपने। ये हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब अगर मैं इस पिक्चर को इधर से देखूं, बी सी और डी, ये कौन सा इनहेरिटेंस दिख रहा है? मल्टीपल। अगेन आपका सही जवाब है। अब हमने सी से पूछा कि सी आप किस इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो, तो सी ने कहा मल्टी लेवल में भी आते हैं हम और मल्टीपल में भी आते हैं। मल्टीपल में बी और डी के साथ हैं, मल्टी लेवल में बी और ए के साथ हैं। तो अब हम सी क्लास से कहेंगे ठीक है, जब आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये कहना कि भाई मेरे अंदर हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब होता है जिसमें मल्टी लेवल और मल्टीपल दोनों के फीचर हैं, उसे बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये एक सी क्लास हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। और इसमें अगर कहीं एम्बिग्विटी आती है, कोई मेथड को लेकर कंफ्यूजन आता है कि किस क्लास का चलेगा, तो MRO जो प्रोसेस है वही यूज किया जाता है मेथड को रिजॉल्व करने में।
तो करते हैं उसी को, इसी को ही बना देते हैं, आसान रहेगा। क्लास, क्लास का नाम ए बनाया, M1 मेथड बनाया, सिंपली लिख दिया दिस इज M1। फिर एक क्लास बनाई बी, बी का पेरेंट कर दिया ए, और इसमें एक मेथड बना दिया M2। दिस इज M2। एक क्लास बनाई डी, डी को ए और बी से कोई मतलब नहीं है, ये अपना अलग है। और मान लीजिए इसमें मैंने M3 मेथड बना दिया। M3, फिर क्लास बनाई सी, और सी से कहा कि भैया बी और डी दोनों को पेरेंट बनाओ, बी को भी बनाओ और डी को, दोनों को पेरेंट बना दिया। उसके बाद सी अपना कोई मेथड देना चाहे तो दे सकती है। अब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अगर सी क्लास का, ऑब्जेक्ट डॉट M1 चलाएंगे तो भी चलेगा। M2, M3, M4 सारे चल गए। तो ये एग्जांपल हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस का। अब जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ, M1 मेथड दो जगह है, डी क्लास के अंदर भी है और क्लास ए के अंदर भी है। MRO टेक्निक लगाओ, MRO टेक्निक में M1 मेथड पहले क्लास सी में देखा जाएगा, नहीं मिला। फिर बी में देखा जाएगा, नहीं मिला। बी में M1 कहाँ है? अब बी में नहीं है लेकिन ए में तो है, उसके पेरेंट में तो है ना, इसका मतलब ए वाला M1 ही बी में चलेगा, डी तक बात पहुंचेगी नहीं। तो यही मैं चेक कर रहा हूँ कि पेरेंट के पेरेंट पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या अगले पेरेंट पे चले जाते हैं। हाँ, देखने को मिल जाएगा कौन सा वाला चला, ए वाला ही चला। यानी कि भाई MRO टेक्निक सही थी अपनी, है ना। पहले पूरी फैमिली में देखना है, उसके बाद फिर अगले पेरेंट पे जाना है, ऐसा नहीं है सीधे चले जाओ अगले पेरेंट पर। ठीक है, ये हो गया हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है, अब लास्ट टाइप का इनहेरिटेंस है,
हायरार्किकल। हायरार्की शब्द का मतलब क्या होता है? जैसे किसी भी सिस्टम में, फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री है, देश को चला रहा है, फिर उसके नीचे चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, है ना? चीफ मिनिस्टर के अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं। फिर ऐसे तो हायरार्की होती है, ऊपर से जो ऑर्डर आ गया सबको मानना है। कॉलेज, कॉलेज में आपके एमडी हैं जो आपके मालिक हैं, फिर डायरेक्टर हैं, फिर डायरेक्टर के नीचे एचओडी हैं, एचओडी के नीचे क्लास टीचर हैं, फिर स्टूडेंट हैं। तो कॉलेज के एमडी ने जो ऑर्डर निकाल दिया सबको मानना पड़ेगा। अधिकारों का जहां पर बंटवारा कर दिया जाए अलग अलग लेवल पर, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, एक हायरार्की फॉर्म हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हायरार्की लगभग वैसा ही कॉन्सेप्ट है हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पर क्या करा जा रहा है वो देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्लास है जिसका नाम है पर्सन। पर्सन क्लास के अंदर मान लीजिए एक मेथड है जिसका नाम है ईटिंग, खाना खाना, और एक मेथड है स्लीपिंग, सोना। ये क्लास मैंने बना दी। अब हम चाहते हैं एक क्लास और बने और इसका नाम करेंगे स्टूडेंट। अब ये बताओ, स्टूडेंट क्लास में आप ईटिंग और स्लीपिंग चाहते हैं? हमने कहा स्टूडेंट है तो इंसान ही, खाना तो खाएगा, नींद तो इसे भी आएगी। तो हमने क्या करा, पर्सन को इनहेरिट करा दिया स्टूडेंट। तो अब हमने पूछा फिर स्टूडेंट में नया क्या है? हमने कहा पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, ये नया है इसके अंदर। अब मुझे एक क्लास और बनानी पड़ गई जिसका नाम एक्टर। एक्टर क्या है? हमने कहा एक्टर भी पर्सन है, वो भी खाएगा, नींद उसे भी आती है, तो ये लो जी इनहेरिट करा दिया। फिर अलग कैसे है एक्टर, क्या करता है ये? क्यों आप लोग नहीं करते एक्टिंग? सर हम तो काम से बचने के लिए एक्टिंग करते हैं, ये लोग प्रोफेशन है इनका एक्टिंग करना। चलो, तो ये एक्टिंग करते हैं। अब और क्लास बना दें? हमने कहा बना दो। मान लो मैंने क्लास बना दी प्लेयर, खिलाड़ी। खिलाड़ी भी इंसान है, खाएगा सोएगा, लेकिन खेलेगा भी, इसका काम है खेलना। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई इस और क्लास बनाना चाहता हूँ, मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, तो मेडिकल और इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसकी चाइल्ड होनी चाहिए? तो ऐसे ही एक्टर के नीचे हॉलीवुड एक्टर लगा दो, बॉलीवुड एक्टर लगा दो, काइंड ऑफ फुटबॉल, क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या लगा दोगे, और तो एक पूरी हायरार्की बन गई। सोचो यहाँ पर जो मेथड है वो सबको मिल रहा है। अगर मैं अपना कोड बनाते समय बहुत सारी क्लासेस का यूज करता हूँ, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि इनकी एक हायरार्की फॉर्म हो जाए। हायरार्की फॉर्म होने का फायदा यह है कि जो टॉप मोस्ट बेस क्लास होगी, इसको हम टॉप मोस्ट बेस क्लास कह सकते हैं। इसमें अगर मैंने कोई मेथड डाल दिया तो सबको मिल जाएगा, जितनी हायरार्की में जितने भी मिल रहे हैं रास्ते में, सबके पास वो चीज हमारी आ जाएगी। तो इस तरह के इनहेरिटेंस को बोलते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। यहाँ पर ध्यान से देखो, एक पेरेंट की कितनी चाइल्ड हैं? कई सारी। पर्सन की चाइल्ड स्टूडेंट भी है, पर्सन की चाइल्ड एक्टर भी है, पर्सन की चाइल्ड प्लेयर भी है। तो
जब हमने एक क्लास को एक क्लास में इनहेरिट कर लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ से जो मेथड है वो डिलीट हो गया, अब कहीं और जाएंगे नहीं, यहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। ठीक है, तो इस इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या डिफरेंस है? मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? चाइल्ड एक होता है, पेरेंट एक से ज्यादा होते हैं। इसका उल्टा कर दो, चाइल्ड एक है, वो एक से ज्यादा पेरेंट से मिलकर बना है। ठीक है, और हायरार्की में क्या होता है? पेरेंट एक ही है, उसी के चाइल्ड बढ़ते चले जा रहे हैं, उसी के चाइल्ड आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका कोड अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो देखते हैं लगभग ऐसा ही कुछ कोशिश करते हैं बनाने की। तो हमने क्लास बनाई, क्लास का नाम कर दिया पर्सन। पर्सन क्लास के अंदर हमने एक मेथड बना दिया, ईटिंग। दिस इज ईटिंग। एक मेथड और बना दिया, स्लीपिंग। अब एक क्लास और बनाते हैं, और इसका नाम कर दिया मान लीजिए स्टूडेंट। स्टूडेंट के पेरेंट बना दिए हमने पर्सन, और इसमें एक मेथड ऐड कर दिया स्टडी। दिस इज स्टडी। एक क्लास और बना दी, मान लीजिए एक्टर। पर्सन पेरेंट कर दिया, एक्टिंग नाम का बना दिया मेथड। दिस इज एक्टिंग। अब अगर मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, अब इतना ही बहुत है ना, समझ में तो आ ही रहा है। स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो इस पे ईटिंग भी चलेगा, स्लीपिंग भी चलेगा, और स्टडी वाला भी चलेगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं एक्टर का, तो ईटिंग, स्लीपिंग और तो इस तरह से हम हायरार्की वाले इनहेरिटेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो 5 तरह के इनहेरिटेंस ये हमारे खत्म हो गए। अब क्वेश्चन आता है कि सर, क्या सिर्फ मेथड ही इनहेरिट होते हैं? क्या कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते? हमने कहा चलो अब थोड़ा सा अलग पॉइंट करते हैं। क्लास, क्लास का नाम ए, इसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया सेल, यहाँ लिख दिया कंस्ट्रक्टर इन ए। अब मैंने क्लास बी बनाई, बी का पेरेंट ए कर दिया, बी में कुछ नहीं लिखा। अब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किस क्लास का? बी का। हमें सिखाया गया है जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बनते ही क्या चलता है? कंस्ट्रक्टर। अब हमने क्लास बी में कंस्ट्रक्टर तो नहीं बनाया है, लेकिन हमने बी की पेरेंट क्लास बना रखी है ए, और ए में कंस्ट्रक्टर बना रखा है।
तो अगर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट होता है तो फिर बी के ऑब्जेक्ट पर ये वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा और आउटपुट में क्या लिख कर आना चाहिए। इसका मतलब कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट हमारा होता है। चलो, अब इतना जानने के बाद अब आप दिमाग लगाओ कि जब मैं कंस्ट्रक्टर में यहाँ पर कोई पैरामीटर दे दूं और इस पैरामीटर की वैल्यू प्रिंट कराऊं, अब मैं जब बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या होगा। एरर आ जाती है। अब आप बताओ क्यों आ जाती है, क्यों एरर आई है। क्योंकि क्लास बी में जो कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हुआ वो कौन सा था, क्लास ए वाला। और क्लास ए के कंस्ट्रक्टर में आपको एक आर्गुमेंट भी देना पड़ेगा एक्स के लिए, तो आपको वो बी ऑब्जेक्ट बनाते समय ही देना पड़ेगा, ये ऐसे करके। और यही कहाँ पहुंच जाएगा हमारा एक्स। तो जब आप इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि चाइल्ड क्लास के पास अगर अपना कंस्ट्रक्टर नहीं है तो वो अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर का यूज कर रही होगी। और अगर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में आपने अपने आर्गुमेंट्स वाला कुछ कॉन्सेप्ट लगा रखा है तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में भी वैसे ही कुछ पास करना पड़ेगा। अच्छा, क्या डेटा मेंबर इनहेरिट होते हैं लाइक क्लास डेटा मेंबर, मेथड इनहेरिट होते हैं लाइक क्लास मेथड। अभी तक आपने जो मेथड पढ़ा है वो इंस्टेंस मेथड पढ़ा है। क्लास मेथड भी तो होते हैं, स्टैटिक मेथड भी तो होते हैं, क्लास डेटा मेंबर भी। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, एक प्रोग्राम में सारा क्लास वाला ही कर लेते हैं। तो मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम ए कर दिया और इसमें लिख दिया मान लो x = 10। तो कैसा डेटा मेंबर हो गया ये, क्लास डेटा मेंबर। अब मैंने इसके अंदर एक क्लास मेथड भी बना लिया और अब मान लो इसका नाम कर दिया m1। दिस इज m1। और एक स्टैटिक मेथड ही बना लिया इसके अंदर। इसमें कुछ देना ही नहीं है। अब हमने क्लास बी बनाई, बी का पेरेंट ए कर दिया, बी में कुछ नहीं करा। अब हम ये देखना है कि अगर क्लास मेथड, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस देख ही लिए, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड और क्लास डेटा मेंबर अगर ये इनहेरिट होते हैं तो फिर ये सब बी के अंदर भी आ गए होंगे। और अगर मैं ऐसे लिख दूं b.x तो चलना चाहिए फिर ये, क्योंकि एक्स क्लास डेटा मेंबर ए का बी में भी आ जाएगा, चलना चाहिए, चल रहा है। अगर मैं किसी भी क्लास का क्लास मेथड कॉल करता हूं तो क्लास के नेम से करता हूँ, नहीं a.m1। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने ए का इनहेरिटेंस कर लिया है बी में, तो m1 मेथड बी में भी आ गया होगा, तो बी का भी हिस्सा बन गया, तो अब वो बी के नाम पे भी चलेगा। मैंने कहा चला कर देख लेते हैं, पता नहीं, b.m1 चल रहा है। तो सर ऐसे तो स्टैटिक मेथड भी चलेगा, देख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पेरेंट क्लास में जो भी है सब इनहेरिट होता है, कंस्ट्रक्टर, डेटा मेंबर इंस्टेंस वाले, क्लास वाले, मेथड कोई सा भी हो, इंस्टेंस मेथड, क्लास मेथड, स्टैटिक मेथड, कुछ भी है पेरेंट क्लास में वो सब इनहेरिट होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इनहेरिट यहाँ पर ना होता हो। ठीक है, समझ में आता है इनहेरिटेंस की कहानी। अब इनहेरिटेंस में साइक्लिक इनहेरिटेंस अलाउड नहीं। सर ये क्या चीज है, हमने कहा बड़ा आसान सा है। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको, मैंने क्लास ए बनाई, क्लास बी बनाई, बी का पेरेंट ए कर दिया और ए से कह दिया ए आपका पेरेंट भी है। मतलब खेल कर दिया आपने। ए का पेरेंट भी, बी का पेरेंट। अब ये समझ नहीं आ रहा कौन पेरेंट है कौन चाइल्ड है।
ऐसा इनहेरिटेंस किसी भी काम का हमारा नहीं होगा। ठीक है, सेंसलेस इनहेरिटेंस हमारा ये हो जाता है। कई बार तो ये एरर आ जाती है, इसमें एरर नहीं आई मेरे हिसाब से, तो एरर से आनी चाहिए थी। अब अगर मैं मान लो बी का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो साइज चल जाएगा। कह रहा बी इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जिस समय ये कोड चल रहा है उस समय तक भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो इस पे तो नहीं, लेकिन उस पे चलाएंगे आइडल पे। तो ये साइक्लिक इनहेरिटेंस कहलाता है, और ये हमारी एरर में आ जाएगा कि भाई ये अलाउड हमारा नहीं है। ठीक है, चलो दूसरा। अगर हम पाइथन के इनहेरिटेंस की बात करें तो इन्होंने काफी कुछ रियल लाइफ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। जैसे हम और आप एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज हमारे पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो कोई भी लिविंग थिंग अगर हम पृथ्वी पर देखें तो कोई भी लिविंग थिंग एग्जिस्ट इसलिए करती है क्योंकि उसका पेरेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब इस थ्योरी पर अगर हम चलते रहें तो फिर हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपसे पूछा जाएगा बताओ पृथ्वी पर पहला इंसान कहाँ से आया। क्योंकि कोई भी इंसान तभी आएगा जब उसका पेरेंट एग्जिस्ट करेगा। तो पहला इंसान कहाँ से आया। अब यहाँ पर दो पहलू, एक साइंटिफिक पहलू है और एक रिलीजियस पहलू है। साइंटिफिक पहलू कह रहा है हमें भी नहीं पता, हम अभी ढूंढ रहे हैं इसका आंसर कि दुनिया में पहला इंसान कहाँ से आया, हमें भी नहीं पता। रिलीजियस पहलू देखो तो हर धर्म में अलग अलग बातें हैं जो इस बारे में बताई गई। हम उन बातों पे नहीं जाते। हम लास्ट में फिर ये मान लेते हैं कि भाई सबको नेचर ने बनाया या सबको गॉड ने बनाया। एक लास्ट वर्ड जो मिल जाता है फिर हमें ये मिल जाता है कि हम मान लेते हैं सबने सब कुछ गॉड ने बनाया। ठीक है, अब पाइथन ने ऐसा ही कुछ यहाँ पे कहा कि अगर आपने कोई क्लास बनाई तो कोई भी क्लास बिना पेरेंट के नहीं बनाई जा सकती। तो आज तक आप जितनी भी क्लास बना रहे हैं इनहेरिटेंस तो आपने आज पढ़ाया है। क्लास तो हम उससे पहले भी बना रहे थे, तो उस समय कैसे बन गई। तो इंटरप्रेटर कह रहा है कि जब आप अपनी क्लास की पेरेंट क्लास नहीं बनाते हैं तो मैं उस क्लास की पेरेंट क्लास बना देता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो आपने यहाँ पर क्लास बी की पेरेंट बनाई ए, लेकिन ए की पेरेंट नहीं बनाई। तो जब आपने ए की पेरेंट नहीं बनाई तो इंटरनली इंटरप्रेटर ने इसकी पेरेंट बना दी आपसे पूछे बिना, और आप रोक भी नहीं सकते। तो सर उस क्लास का तो नाम बताओ जिसको पेरेंट बनाया गया। ऑब्जेक्ट। पाइथन में लाइब्रेरी के अंदर एक क्लास होती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। हर क्लास की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को माना जाता है। ऐसा माना जाता है ये हमारा टॉप मोस्ट क्लास है पाइथन की क्लास हायरार्की में। अगर आपने अपनी क्लास की पेरेंट बना दी है तब भी पेरेंट ऑब्जेक्ट होगी, और नहीं बनाई है तब तो डायरेक्ट हो ही जाएगी। सर बना दी है तो कैसे हो जाएगी। अब देखो क्लास बी की पेरेंट कौन है, ए, और ए की पेरेंट कौन है, ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सब बी में भी तो आ गई होंगी। समझ में आ रही कहानी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्लास पाइथन में हर क्लास की पेरेंट क्लास कहलाती है। ये रूल सिर्फ मेरी ही क्लास के लिए अप्लाई नहीं होता जो मैं बना रहा हूँ, ये रूल पाइथन की हर क्लास के लिए अप्लाई होता है। चाहे वो जेंगो की क्लास हो, चाहे डेटा एनालिटिक्स की हो, चाहे मशीन लर्निंग की हो, चाहे डेटा साइंस की हो, चाहे कोई सी भी क्लास हो, चाहे पाइथन की लाइब्रेरी की कोई भी क्लास हो, हर क्लास को ये रूल मानना पड़ता है कि उसकी पेरेंट क्लास क्या होगी, ऑब्जेक्ट क्लास होगी ही होगी। ठीक है, अब ऐसा करके क्या हासिल कर लिया पाइथन। हमने कहा ये बताओ हायरार्की बना के क्या फायदा होता है, ऊपर से जो ऑर्डर आ जाए सबको मानना पड़ता है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लास में मैं कोई मेथड डिफाइन कर दूं तो वो मेथड कहाँ कहाँ पहुंच गया। पूरी पाइथन दुनिया भर में जहाँ पाइथन चल रही है
कहीं भी सब जगह वो मेथड पहुंच ही गया। तो सर अभी हम तो नहीं डिफाइन कर रहे, हमें ये बताओ जो पाइथन में पहले से ऑब्जेक्ट क्लास आती है उसमें कितने मेथड हेल्प लगाएंगे। बेस क्लास ऑफ क्लास हायरार्की। अब इसमें मेथड ये रहे, देखो कोई जान पहचान का मिल जाए जिससे आप जानते हो, जिससे आपकी मुलाकात हुई हो। मिल गया कोई मुलाकात वाला? इनिट मिल गया, इनिट नाम का मेथड। इनिट मेथड मिल गया मुझे। यानी कि अब अगर आपसे कहा जाए कि मैंने कोई क्लास बनाई, क्लास का नाम ए कर दिया, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं, मैं कहा बना लो। अब हमें सिखाया गया है जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो क्या चलता है उस पर, कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर तो मैंने अपनी क्लास में डिफाइन ही नहीं करा है, तो वैसे तो ये एरर आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है, बन जाता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरी क्लास में कंस्ट्रक्टर है। कहाँ से आ गया? क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास कौन हो गई, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर पहले से ही बना दिया गया है। लेकिन सर आउटपुट में कुछ नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर में बस पास लिखकर छोड़ दिया गया है। उन्हें क्या पता कि क्या प्रिंट करना चाहते हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने क्या करा, सिंटैक्स एरर ना आए, खाली कंस्ट्रक्टर बनाकर वहां पर डाल दिया। अब ये बताओ फिर तो हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंस्ट्रक्टर चलेगा ही चलेगा। तो फिर तो पाइथन के प्रोग्रामर की जिम्मेदारी है कि हर क्लास बनाए तो उसमें कंस्ट्रक्टर भी बनाए। तो पाइथन ने क्या करा, प्रोग्रामर से कहा आप रहने दो, हम ऑब्जेक्ट क्लास बना रहे हैं, उसमें डाल देते हैं, अब हर क्लास में ये पहुंच ही जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास में वो मेथड्स हैं जो पाइथन वाले चाहते थे कि हम हर क्लास में बनाए ही बनाए। हम बना रहे होते तो हमें मेहनत करनी पड़ रही होती, पाइथन ने खुद कर दिया काम थोड़ा सा आसान। अब सर बताओ कितने हैं? तो टोटल 24 मेथड हैं ऑब्जेक्ट क्लास में। इंस्टेंस मेथड भी हैं कुछ, कुछ क्लास मेथड भी हैं कुछ, इंस्टेंस कुछ स्टैटिक भी हैं, सब मिला के टोटल 24 मेथड हैं। सर गिनती कैसे करेंगे आप? तो एक फंक्शन है dir, इस फंक्शन को अगर मैं ऑब्जेक्ट क्लास के साथ यूज करूं तो ये क्या करता है, ये हमारा जितने भी इस ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड्स हैं उनके सिर्फ नाम नाम ले आता है। अब सर इन्हें कौन गिनेगा? हमने कहा देखो लिस्ट में लेकर आया है, तो लिस्ट में अगर कोई चीज आई है तो हम लेंथ निकाल लेंगे ना, लूप के बारे में क्यों सोचें ज्यादा। कोई नाम पूछे तो लेन हटा देना, दिखा देना ये हो, उनमें से एक तो पहचान में आ ही गया, कंस्ट्रक्टर। कल को पाइथन को अगर कोई चीज हर क्लास में पहुंचानी है तो वो कहाँ डाल देगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर डाल देगा। ठीक है, आपने लिविंग थिंग्स वाले एग्जाम्पल में ये मान लिया कि सबसे पहला इंसान कहाँ से आया, हमने मान लिया गॉड ने दिया सबसे पहला इंसान, क्योंकि हमें पता ही नहीं साइंटिफिकली आंसर इसका। अब आप दिमाग ज्यादा लगा गए, अब आपने क्वेश्चन ये पूछ लिया गॉड कहाँ से आया, सेम कहानी यहाँ पर हुई। आपने ये तो कह दिया कि हर क्लास की पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट क्लास है, अब ये बताओ ऑब्जेक्ट क्लास की पेरेंट कौन? क्योंकि आप ही ने कहा था कोई भी चीज एग्जिस्ट करेगी तो वो पेरेंट होना चाहिए उसका, है ना। तो अब अगर आपसे कहा जाए तो पाइथन में तो इसका आंसर क्लियर है, गॉड कहाँ से आया, इसका आंसर तो देखो इन बातों में पढ़ना नहीं चाहिए। आपको एक जीवन मिला है, अपना जीवन बढ़िया से जियो, है ना। इन बातों में पड़ जाओगे गॉड कहाँ से आया, तो वो जीवन जो मिला है वो अपना खराब कर जाओगे आप। ठीक है, और लोग हैं जो लगे हुए हैं इन बातों में ढूंढ रहे हैं, है ना, आप छोड़ो इन बातों को। तो आप अपने पाइथन में आ जाओ। तो पाइथन में अगर आपसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट क्लास की पेरेंट कौन है, तो आंसर क्लियर है, विदाउट पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास को पाइथन में बनाया गया है, या ऑब्जेक्ट क्लास इज द ओनली क्लास इन पाइथन विदाउट पेरेंट।
इसलिए इसको रूट कहते हैं। रूट माने जड़, जो चीज जहां से शुरू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लास को पाइथन में रूट क्लास कहा गया है। इसके पहले कोई नहीं है, शुरू यहीं से होता है, शुरुआत पाइथन में क्लास की यहीं से ही होती है, इससे पहले कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट क्लास की कहानी हमारी यहाँ पर हो जाती है। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। रियूजेबिलिटी ऑफ क्लास कोड, एक एग्जिस्टिंग क्लास है, उसके मेथड का यूज करके अगर हम कोई और क्लास बनाना चाहते हैं, सो डैट हमें वो मेथड दोबारा ना लिखने पड़े जो ऑलरेडी हमने लिखे थे पास्ट में, तो हम इनहेरिटेंस करके ऐसा कर सकते हैं। ये इनहेरिटेंस दो अलग प्रोग्राम में भी हो सकता है। जरूरी नहीं है दोनों क्लास एक ही प्रोग्राम में होंगी, जरूरी नहीं दोनों क्लास एक ही दिन बनाई जाएंगी। तो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि एक क्लास मैंने आज बनाई, एक क्लास मैंने 10 दिन बाद बनाई, तो 10 दिन बाद जो क्लास बनी है वो इनहेरिट कर सकती है इस वाली क्लास को। अच्छा ये बताओ, मैं अभी कोई क्लास बनाऊं तो क्या उसमें पाइथन की लाइब्रेरी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता? पाइथन की लाइब्रेरी कब बनी? 1991 में। इनहेरिट कब कर रहा हूँ मैं? 2023 में। 30 साल बाद इनहेरिट कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर सकते? करो, मैंने किसने करा? ठीक है, तो आप अपनी क्लास में जरूरी नहीं है अपनी ही क्लास बनाकर इनहेरिट करोगे, पाइथन की कोई सी भी लाइब्रेरी क्लास बनाकर आप क्या कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो इस तरह से इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस के फिर टाइप आ गए, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, फिर उसके बाद आपका हाइब्रिड और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। 5 तरह के हमारे इनहेरिटेंस हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जब हम इनहेरिटेंस करते हैं और उसमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है क्योंकि सेम मेथड अलग अलग क्लासेस में है, तो उसमें एमआरओ टेक्निक का यूज करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने देखा, पाइथन में हर क्लास की पेरेंट क्लास होती है, और अगर आप पेरेंट नहीं बनाते तो उस केस में पाइथन की तरफ से ऑब्जेक्ट क्लास को पेरेंट क्लास बना दिया जाता है। ऑब्जेक्ट क्लास में कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हर क्लास में जाने अनजाने में हमें चाहिए होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट बैकएंड में चलते रहते हैं, हमें फ्रंट पर वो नजर नहीं आते। जैसे उनमें से एक था कंस्ट्रक्टर। हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं हमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बनते ही क्या चलता है, कंस्ट्रक्टर। इसी तरह के और भी मेथड हैं जो ऑब्जेक्ट के बनते ही हमारा चलते रहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा इनहेरिटेंस का चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलो फिलहाल आज इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे। तो इस बार का मैं बता देता हूँ पहले, आज तो मंडे हो गया, तारीख कितनी, 28, ट्यूसडे 29, 30 तारीख का ऑफ रहेगा राखी के लिए, और उसके बाद थर्सडे आ जाता है, 31 वैसे ऑफ रहेगा, तो सीधा क्लास 1 तारीख को होगी, फ्राइडे को। ठीक है, तो कल क्लास होगी, कल के बाद फिर फ्राइडे की क्लास होगी। बाकी कोई भी चेंज होगा तो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। कुछ पूछना है, क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं।